नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र मीर अपने YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों के लिए हिंदी के मॉडल पेपर की सीरीज शुरू की है और उसी सीरीज का आज हम 5वां मॉडल पेपर यहां करेंगे। यह मॉडल पेपर जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी रीट, पटवार, सब इंस्पेक्टर कृषि प्रवेशक व हाईकोर्ट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए यह मॉडल पेपर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर नंबर 5। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रोज नई नई वीडियो मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंतस्थ वर्ण नहीं है? हमें वह विकल्प चुनना है जिसमें अंतस्थ वर्ण नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि अंतस्थ वर्ण होते कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं, अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? य, र, ल और व। ये जो 4 हैं इन्हें हम अंतस्थ कहते हैं। य, र, ल, व। तो देखिए, य, र, ल, व में से यह है, र है, वह है, परंतु एक स्थान पर ए आया है। तो 2 नंबर ऑप्शन अपना उत्तर होगा, क्योंकि ए जो है वो अंतस्थ वर्ण नहीं होता। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से कौन सा वाक्य प्रकार अर्थ की दृष्टि से किए गए वाक्य भेद के अंतर्गत नहीं आता? हमें यह बताना है कौन सा जो प्रकार है, वाक्य प्रकार जो है इन 4 विकल्पों में से अर्थ की दृष्टि से नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप सभी को पता होना चाहिए अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 8, जिनमें से 3 यहां लिखे हुए हैं। एक निषेधात्मक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नबोधक वाक्य जो है वो अर्थ की दृष्टि से वाक्य प्रकार के हैं। मैं यहां बता देता हूं आप लोगों को, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 लिखें आप, विधानवाचक। कौन सा वाक्य? विधानवाचक लिख लीजिए आप सभी विद्यार्थी, विधानवाचक। उसके बाद में दूसरा लिखें आप, संभावनार्थक। तीसरा लिखिए संकेतवाचक। चौथा लिख लीजिए आप, आज्ञावाचक वाक्य। 5वां लिखें आप, विस्मयादि वाचक। 6वां लिखें आप, निषेधवाचक। 7वां लिखिए, इच्छावाचक। और 8वां है प्रश्नबोधक। ये जो 8 वाक्य के प्रकार हैं, ये कौन सी दृष्टि के हैं? ये है अर्थ की दृष्टि के। और जो सरल वाक्य है वह अर्थ की दृष्टि से न होकर के वह होता है रचना की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? रचना की दृष्टि से। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। देखिए, रचना की दृष्टि से भी वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक लिख लीजिए सरल वाक्य, दूसरा लिखिए मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित, और तीसरा लिखें आप संयुक्त वाक्य। इस प्रकार ये चीजें आप सभी नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इन 4 कथन में से हमें वह कथन बताना है जो सही नहीं है। देखिए, पहला कथन है ड उत्क्षिप्त वर्ण है। बिल्कुल सही बात है। ये जो ड है ये उत्क्षिप्त वर्ण होता है और उत्क्षिप्त वर्ण 2 होते हैं। ये 2 नोट कर लीजिए आप, ये उत्क्षिप्त वर्ण है। दूसरा है मैं स्पर्श व्यंजन है। बिल्कुल सही है, मैं स्पर्श व्यंजन है और स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, क से लेकर के मैं तक। उसके बाद में है अलग प्राण व्यंजन है। देखिए, है अलग प्राण नहीं है। अलग प्राण किसे कहते हैं? वह व्यंजन जिसके उच्चारण में हमारे मुख विवर से कम मात्रा में वायु बाहर निकले, उन्हें हम अलग प्राण कहते हैं। परंतु है कभी अलग प्राण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रत्येक वर्ग का
नोट कर लीजिए इस बात को, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यह, रे, ले, वे, यह जो है ये अलप प्राण है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यह, रे, ले, वे अलप प्राण है। प्रत्येक वर्ग का, नोट कर लीजिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, तीनों श और है, ये जो है ये महाप्राण है। तो है जो है अलप प्राण न होकर के क्या होगा, महाप्राण होगा। और शय जो है वो संघर्षी वर्ण है, बिल्कुल सही है। एक चीज और देख लीजिए, आप लोगों को मैं एक तरीका बता देता हूं अलप प्राण महाप्राण याद करने का, आप लोग उसे नोट कर लीजिए। देखिए, आप लोगों को अलप प्राण और महाप्राण याद करने के लिए आप लोगों को 1 से लेकर के 5 तक की गिनती याद करनी है। 1 से लेकर के 5 तक की गिनती में जो संख्याएं विषम है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, इन्हें आप कहेंगे अलप प्राण। क्या कहेंगे, अलप प्राण। और जो सम है, जैसे 2 और 4, ये है महाप्राण। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यह, रे, ले, वे अलप प्राण है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और तीनों श और है, ये महाप्राण है। और जो स्वर है वो भी क्या होंगे, वो भी अलप प्राण होंगे। इस चीज को आप याद कर लीजिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 4, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है। यानी कि ये चारों विकल्प जो है भाववाचक संज्ञा के हैं, आपको पता होना चाहिए। परंतु ऐसा कौन सा विकल्प है जो जातिवाचक संज्ञा से बना है, वह हमें बताना है और वही हमारा उत्तर होगा। मैं विद्यार्थियों से एक बात कहना चाहूंगा, ये सारे के सारे प्रश्न जो आप लोग देख पा रहे हैं मॉडल पेपर के अंदर, ये सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। रीट, पटवार, सब इंस्पेक्टर, कृषि प्रवेशक व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको ये जो प्रश्न जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ये किस प्रकार लग रहे हैं, आपके लिए उपयोगी हैं, तो आप इसमें कमेंट भी कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो प्रश्न नंबर 4 आप लोगों ने देखा होगा और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न पसंद भी आ रहे होंगे। देखिए आप, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, क्योंकि जो शैशव है यह भाववाचक संज्ञा है। और बनी कौन सी जातिवाचक संज्ञा से है, शिशु से। शिशु जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। एक चीज और बता देता हूं, जैसे कि एक शब्द है बच्चा, बच्चा भी जातिवाचक संज्ञा है। इस बच्चा जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, बचपन। क्या होगी, बचपन। नोट कर लीजिए इसे भी, बचपन जो है वो भाववाचक संज्ञा है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, लोकेशना शब्द में कौन सी स्वर संधि है। हमें इस लोकेशना शब्द में स्वर संधि का भेद बताना है। इन 4 भेद में से स्वर संधि का कौन सा भेद है जो लोकेशना शब्द में है। देखिए, इसका पता करने के लिए हमें सबसे पहले लोकेशना शब्द का संधि विच्छेद करना होगा। देखिए, लोकेशना शब्द का संधि विच्छेद इस प्रकार होगा, लोक प्लस एषणा। क्या हो जाएगा, लोक प्लस एषणा, लोकेशना। देखिए, एक नियम है, वो नियम क्या है आप लोग नोट कर लीजिए। ए या आ के बाद में ए या आई आए तो, नोट कर लीजिए इस बात को, ए या आ के बाद में ए या आई आए तो इन दोनों को संधि युक्त करने पर आई होता है। और ऐसा कौन सी संधि में होता है, तो ध्यान रखें, ऐसा वृद्धि संधि में होता है। तो लोकेशना शब्द में कौन सी स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि। ध्यान रखें एक चीज का, स्वर संधि के भेद होते हैं 5। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ऐसा प्रश्न एग्जाम में हर बार आता है। कौन कौन से, 1 2 3 4 यहां लिखे हुए हैं। एक और लिख लीजिए, वो है यण संधि। वो कौन सी है, यण संधि। स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, गुण संधि और यण संधि। परंतु लोकेशना शब्द में संधि पूछे तो वृद्धि बताना है आप लोगों को। अब है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, आप नहीं जानते रमेश अपने आप सारे काम कर लेता है। इस वाक्य में इनमें से कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं। यह जो वाक्य है, आप नहीं जानते रमेश अपने आप
सारे काम कर लेता है। इस वाक्य में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों का नाम बताना है आपको। कौन कौन से सर्वनाम जो है इसमें प्रयुक्त हुए हैं? तो देखिए, आप जो है वह कहलाता है मध्यम पुरुष। क्या कहलाता है? मध्यम। और रमेश अपने आप जो है वो निजवाचक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जो निजवाचक और मध्यम पुरुष का है? तो 2 नंबर ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। आप जो है वो मध्यम पुरुष है और अपने आप जो है वो कैसा है? निजवाचक सर्वनाम है। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। मेरा प्रश्न है आप लोगों से, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आप जल्दी से उत्तर दीजिए। देखिए, सर्वनाम के भेद होते हैं 6। नोट कर लीजिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला कथन है, हिंदी के सरल वाक्य में कर्म कर्ता क्रिया का क्रम होता है। नहीं होता। हिंदी के सरल वाक्य में जो क्रम होगा वो क्या होगा? सबसे पहले कर्ता होगा, फिर कर्म होगा, उसके बाद में क्रिया। ये क्रम रहेगा वाक्य का। तो यह जो हमारा कथन है ये गलत है, लेकिन हमें कौन सा कथन बताना है जो सही है? दूसरा है, संयुक्त वाक्य में केवल 2 ही उपवाक्य होते हैं। यह बात भी गलत है, क्योंकि 2 नहीं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। 2 नहीं, कभी जरूरी नहीं है 2 ही हो, 2 से अधिक। यह कथन भी गलत है। तीसरा कथन है, मिश्र वाक्य में संज्ञा उपवाक्य प्राय की से आरंभ होता है। बिल्कुल सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन उत्तर होगा। और चौथा ऑप्शन विकल्प देखिए, मिश्र वाक्य में विशेषण उपवाक्य जब से आरंभ नहीं होता। नोट कर लीजिए, जिसका, जिसकी, जिसके से आरंभ होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, इनमें से किस शब्द में 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? हमें वह शब्द बताना है जिसमें 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, पहला हमारा जो शब्द है स्वागत में 1 उपसर्ग है, कौन सा? सु। दूसरा शब्द है निराकरण, निराकरण में 2 उपसर्ग है, निर और आ। और जो तीसरा शब्द है इसमें देखते हैं, पहला उपसर्ग आएगा सु, दूसरा है वी और तीसरा है अव। तो इस शब्द में 3 उपसर्ग है और हमसे यही पूछा है 3 उपसर्गों का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो 3 नंबर विकल्प हमारा उत्तर होगा। सम्मेलन में सम उपसर्ग है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 का उत्तर हो गया 3 नंबर ऑप्शन। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया। इस वाक्य में इनमें से किस प्रकार की अशुद्धि है? प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया। इस वाक्य में इनमें से किस प्रकार की अशुद्धि है? इन 4 प्रकार की अशुद्धियों में आपको बताना है यह जो वाक्य है इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है। तो देखिए, प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया। एक बात आपको ध्यान रखनी है, प्राण जो शब्द है वह सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। नोट कर लीजिए इस बात को। प्राण जो शब्द है सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है और निकल गया जो है यहाँ एक वचन क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो यहाँ एक वचन क्रिया प्रयुक्त ना होकर के कौन सी क्रिया होनी थी? बहुवचन में, यानी कि यहाँ वचन संबंधी अशुद्धि है। वाक्य शुद्ध किस प्रकार होगा? नोट कर लीजिए आप लोग, प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। प्राण निकल गए, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्राण जो शब्द है सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है और बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले जो कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं वो भी आप नोट कर लो। एक शब्द आप लिख लो, आप लिखो हस्ताक्षर, आप लिखो दर्शन, आप लिखो बाल, लोग, आंसू। ये जो शब्द है यह भी सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। आप इस चीज को नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? तत्सम यानी वे शब्द जो संस्कृत के हैं और हिंदी में जो के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को तत्सम कहा जाता है। दोबारा से बता देता हूं, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जो के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को क्या कहा जाएगा? तत्सम। तो देखिए, इन 4 ऑप्शन में से जो 1 नंबर विकल्प है उसमें ये दोनों ही शब्द तत्सम है।
भाटक और सफ्टिक। देखिए भाटक का तद्भव लिख लीजिए भाड़ा और सफ्टिक का तद्भव लिख लीजिए फिटकरी। अब है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, इनमें से द्विक्रमक क्रिया किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है? देखिए हमें द्विक्रमक क्रिया बतानी है। देखिए द्विक्रमक क्रिया वो होती है वह क्रिया जिसमें दो कर्म हो, और देखिए इन सभी वाक्यों में 3 नंबर विकल्प में द्विक्रमक क्रिया है। राम ने रमेश को केला खिलाया। देखिए एक क्रम तो है रमेश और एक है केला, दो क्रम है, इन दोनों में से एक माना जाएगा गौण क्रम। कौन सा? गौण क्रम। और एक होगा मुख्य क्रम, एक होगा मुख्य क्रम। दोबारा सुन लीजिए, द्विक्रमक क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जिसमें दो क्रम मौजूद हो, एक है रमेश और एक है केला। देखिए रमेश जो है वो गौण क्रम है, केला जो है वो मुख्य क्रम है। दूसरी बात आपको मैं एक और बता देता हूं, जो सजीव है, जो सजीव है वह गौण क्रम होगा। जो कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है या निर्जीव है, वह क्या होगा? वह मुख्य क्रम होगा। यानी कि द्विक्रमक क्रिया किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है? 3 नंबर ऑप्शन उत्तर होगा, राम ने रमेश को केला खिलाया। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? हमें वह विकल्प ढूंढना है जिसमें सारे शब्द क्या होंगे? अशुद्ध होंगे। तो देखिए एक एक ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। देखिए पहले ऑप्शन में श्रृंखला जो शब्द है वो गलत है, अत्यधिक और अतिथि बिल्कुल शुद्ध है। यह एक शब्द गलत आया है, लेकिन हमें वह ऑप्शन बताना है जिसमें सारे ही शब्द अशुद्ध हों। देखिए दूसरा विकल्प सदोपदेश गलत है, सदोपदेश नहीं होता। सही शब्द क्या होगा? लिख देता हूं, सदुपदेश। सही शब्द क्या होगा? सदुपदेश होगा। उसके बाद में अनाधिकृत नहीं होता, शुद्ध शब्द क्या होगा? अनधिकृत। नोट कर लीजिए साथ साथ, अनधिकृत होगा। उसके बाद में निरानुनासिक भी गलत है, शुद्ध क्या होगा? निर्नुनासिक। क्या होगा? निर्नुनासिक होगा, निरानुनासिक नहीं होता। यानी कि इस विकल्प के तीनों ही शब्द अशुद्ध है, यही हमसे पूछा है। तो 2 नंबर विकल्प उत्तर होगा। उसके बाद में एक एक ऑप्शन पर हम चर्चा कर लेते हैं। जो शब्द गलत है उनका सही मैं आपको बता देता हूं। श्रृंखला इस प्रकार शुद्ध होगा, ऐसे लिखिए आप इसे इस प्रकार। अत्यधिक और अतिथि बिल्कुल सही है, पार्वतीय सही है, व्यावहारिक सही है, परंतु प्रकृति जो है वो इस प्रकार होगी, ऐसे लिखें आप। उसके बाद में प्रतीक्षा भी गलत है, प्रतीक्षा में हमेशा बड़ी की मात्रा आपको लगानी है, और ज्योत्सना में स भी आधा आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार लिखें आप, इस प्रकार। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 12 का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प, सभी शब्द अशुद्ध है। शुद्ध कैसे होंगे मैंने लिख के आप लोगों को बता दिया, आप लोग देख लीजिए। अब है प्रश्न नंबर 13। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? हमें वह विकल्प ढूंढना है जिसमें सही संधि नहीं हुई। देखिए पहला ऑप्शन है कवि प्लस ईश्वर, और उसके सामने लिखा है कवीश्वर, बिल्कुल सही है। और नोट कर लीजिए यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि का। दूसरा है समुद्र प्लस ऊर्मी, शब्द बना है समुद्रोर्मी, बिल्कुल सही है। और यह जो है वो गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तीसरा है मनु प्लस अंतर, शब्द बनेगा मनवंतर, बिल्कुल सही है। यह यण संधि का उदाहरण है। परंतु जो अंतिम जो शब्द है पितृ प्लस अनुमति, इसका जो संधि युक्त जो शब्द बनेगा वो पित्रानुमति नहीं बन करके क्या बनेगा? पितृ अनुमति बनेगा। क्या बनेगा? पितृ अनुमति। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर ए का स्वर है, तो त्रय में भी कौन सा स्वर होना चाहिए? ए का। तो इस प्रकार शब्द क्या होगा? पितृ अनुमति। हमसे पूछा है किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है, तो 4 नंबर ऑप्शन में सही संधि नहीं हुई। अब मैंने यहाँ सही करके लिखा दिया आपको, और लिख लीजिए यह भी शब्द कौन सी संधि का उदाहरण है? यण संधि का। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं? हमें जातिवाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण बताना है इस प्रश्न में। तो देखिए किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा, देखिए एक एक ऑप्शन पर चर्चा कर लेते हैं।
किताब जो शब्द है, नोट कर लीजिए, किताब शब्द जातिवाचक है। किताब जो शब्द है वह कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। और बचपन जो संज्ञा है वो कौन सी है? नोट कर लीजिए, भाववाचक। परंतु हमें सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के बताने हैं। शहर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। माधुर्य जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। पक्षी जातिवाचक संज्ञा है। रामायण कौन सी संज्ञा है? ध्यान रखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा है रामायण। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। गांव और गाय ये दोनों ही जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है और यही हमसे पूछा गया है, तो हमारा जो उत्तर है वो हो जाएगा 4 नंबर विकल्प। देखिए एक बात और सुन लीजिए, किताब शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी, पुस्तक शब्द में भी जातिवाचक संज्ञा होगी, परंतु यदि किताब का नाम आया, जैसे एक पुस्तक है रामायण किताब का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। गांव जो है, गांव शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, परंतु किसी गांव का नाम आए तो आपको बतानी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। आज का अंतिम प्रश्न होगा 15, क्योंकि आज समय के अभाव के कारण मैं आपको 15 ही प्रश्न करवा पाऊंगा, बाकी हम कल प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह जो सेशन है, यह जो मॉडल पेपर है, आप सभी विद्यार्थियों के लिए, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी विद्यार्थी इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही लाभप्रद होने वाले हैं, बहुत ही लाभकारी होंगे, क्योंकि ये जो मैं आप लोगों को प्रश्न करवा रहा हूं, ये पिछले कुछ परीक्षाओं में आ चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में इनके आने की संभावना है। तो आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है? देखिए हमें कंठोष्ठ वर्ण बताना है। इन 4 में से कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान जो है वो कंठोष्ठ होगा, यानी कि उच्चारित होने वाली जो ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए? कंठ और ओष्ठ दोनों होना चाहिए। देखिए इधर, ये जो इन 4 में से जो विकल्प है ओ, 3 नंबर जो विकल्प है उसका उच्चारण स्थान होता है कंठोष्ठ। क्यों होता है? क्योंकि यह जो ओ है यह ए और ऊ से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? ए और ऊ से। और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। इस प्रकार इस ध्वनि को, ओ को हम, इसका उच्चारण स्थान क्या बताएंगे? कंठोष्ठ बताएंगे। आज के लिए 15 ही प्रश्न। इस वीडियो को आप, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मैं आपके लिए मॉडल पेपर नंबर 6 लेकर के आऊंगा। तब तक आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।